हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स हब। तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, वो सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 7-8 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वो हम 20 या आधे घंटे का एक लेक्चर और आएगा प्रोबेबिलिटी का बाद में। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आगे आने वाले, ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोग क्लास 11th में मैथ्स लेते हो तो वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। तो ये जो है क्लास 10th में जो है वो बेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो क्लास 10th का यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ दिक्कत है आप लोग को, ठीक है, सही से क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर आने वाले दिनों में भी, ठीक है, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर लेना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हायर लेवल तक जाएंगे। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, जनरली क्लास 10th में 2 एक्सिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ये देखो, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और एक और एक्सिस होता है जिसको हम लोग जेड एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यदि हमको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो 3 लाइंस, ठीक है, 3 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, 3 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 3 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहाँ, इन अ स्पेस। ठीक है, यदि स्पेस में 3 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उन तीनों परपेंडिकुलर लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। क्लास 11th में जाओगे तब पढ़ोगे कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ठीक है, क्लास 10th में केवल और केवल आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ना है, जेड एक्सिस यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ओरिजिन हो गया जहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ओरिजिन से राइट में जो भी वैल्यू है एक्स का वो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट में जो भी वैल्यू है एक्स का वो निगेटिव होता है। इसके बाद ये क्या है, पॉजिटिव वाई, नीचे क्या है, पॉजिटिव सॉरी निगेटिव वाई। ठीक है, ऊपर है पॉजिटिव वाई, नीचे क्या है, निगेटिव वाई। और इसके बाद एक और एक्सिस होता है जिसको हम लोग जेड एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है पॉजिटिव जेड और इधर क्या हो गया, निगेटिव जेड। पॉजिटिव जेड, निगेटिव जेड, पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई। ठीक है, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 3 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ स्पेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, यदि मेरे पास 3 लाइंस है, 3 लाइंस हैं और तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं स्पेस में, ठीक है, स्पेस में, ठीक है, तो हम उस तीनों लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास इधर है एक्स एक्सिस। अभी हम निगेटिव एक्स एक्सिस को नहीं देखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, केवल पॉजिटिव वाले को देखते हैं, निगेटिव वाले को नहीं देखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है क्या है, जेड एक्सिस।
तो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये आप लोग को प्लेन में बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। जेड एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा कि कहाँ परपेंडिकुलर है ना। एंगल तो 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, लेकिन एक्स जो है वो वाई पर परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है। ऐसा इसीलिए लग रहा है ना क्योंकि हमारा जो ये प्लेन है ना बोर्ड, वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो अब आइए हम आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये है मेरे पास, ठीक है, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ध्यान से देखो अब, ठीक है, ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये है एक्स एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस। हम किसी भी किसी भी लाइन को एक्स वाई जेड मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज जो है इसी को एक्स मानेंगे, ठीक है, और इसको जो है वाई मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग कभी भी बुक में देखोगे तो कभी इसको एक्स मान लेता है और इसको वाई मान लेता है, ठीक है, या कभी इसको जेड मान लेगा, इसको एक्स मान लेगा। तो हम किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जेड मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी एक्सिस को एक्स मानेंगे, इसी को वाई मानेंगे और इसी को जेड मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे ना, क्लास 11th में, तो वहां आप लोग को देखने को मिलेगा ना कि कभी कभी इसको जो है ना जेड मान लेता है, ठीक है, इसको जेड मान लेता है, इसको जो है इसको वाई मान लेता है, इसको एक्स मान लेता है, ठीक है। तो हम किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जेड मान सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम इसी को ऑलवेज एक्स लेंगे और इसी को ऑलवेज वाई लेंगे और इसी को ऑलवेज जेड लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो देखो ध्यान से, यहाँ मेरे पास 3 लाइंस है, ठीक है, मेरे पास 3 लाइंस है और ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये है, इसको हम माने हुए हैं, इसको हम माने हुए हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इसको हम माने हुए हैं एक्स एक्सिस और इसको हम माने हुए हैं जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो 3 लाइंस है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक लाइन है ना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाला लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। और तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, जहाँ पर हम पकड़े हुए हैं तीनों इसको जो भी बोला जाए, ठीक है, तीनों लाइन बोल दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे हम तीनों लाइन को पकड़े हुए हैं, ठीक है, 3 स्टिक, तीनों स्टिक को हम जहाँ पर पकड़े हुए हैं वहाँ पे मेरा ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये है ऑरिजिन, ये क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, ठीक है, और जेड वाला भी, ठीक है। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि स्पेस में यदि 3 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उस तीनों लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों लाइन स्पेस में है, स्पेस में है, ठीक है, और ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हैं, तो हम इस तीनों लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोर्ड पर जेड जो है वो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा था एक्स से, ठीक है, जेड जो है वो वाई पर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा था, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो बोर्ड है ना वो 2 डायमेंशनल है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल में देखना शुरू किए तब हमको पता चला कि रियल में क्या होता है कि जो एक्स होता है, ठीक है,
किसी को भी मान लेंगे, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स इसको बोल रहे हैं तो इसको हमेशा वाई ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये एक्स है मेरे लिए, ये वाई है हमारे लिए और ये जेड है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जेड जो है वो वाई पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक्स जो है, ठीक है, वो भी क्या है, जेड पर परपेंडिकुलर है और ये y और x एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तीनों जो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये 3 प्लेन का निर्माण करते हैं, 3 प्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, और वो तीनों प्लेन्स भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोग को इससे, इसीलिए हम आप लोग के लिए स्पेशल एक बनाए हुए हैं इस तरह का एक फिगर। ठीक है, जिससे आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो आइए इस पर समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान से, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पास एक्सिस है ना, ये इधर इधर जो एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, हम यहाँ पे लिखे हुए भी हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये है वाई एक्सिस और हम यहाँ पर लिखे हुए हैं वाई एक्सिस, वाई। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाला जो लाइन है ना, ऊपर वाला लाइन ये डिनोट कर रहा है जेड एक्सिस को। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पर साफ साफ 3 एक्सिस दिख रहे होंगे और तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये वाला वाई एक्सिस और ऊपर वाला जेड एक्सिस भी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये वाला एक्स एक्सिस और ऊपर वाला जेड एक्सिस भी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब ये जो तीनों हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो 3 प्लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वे तीनों प्लेन भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है, कि हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो 3 प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं और वो तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, एक प्लेन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और तीसरा प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखो ये है मेरे पास क्या, एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस माने हुए हैं, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये वाला प्लेन है, ये आप लोग को एरिया जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद देखो ये है मेरे पास वाई एक्सिस, तो दूसरा प्लेन जो होगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो आप लोग को प्लेन दिख रहा है, ऐसे जो ये प्लेन जो है, ये वाला जो प्लेन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद एक ऊपर एक्सिस है जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल में ये वाला प्लेन है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल में है। तो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना वो 3 प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं और वे तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लोग को अब पता चल गया होगा कि कैसे 3 प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड के बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, अभी केवल हम पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड को डिस्कस करेंगे तो उससे भी 3 प्लेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पेस में, बोर्ड पर नहीं। ठीक है, बोर्ड पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग केवल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही लेकर हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्लेन का फॉर्मेशन होता है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अब साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमको 3 प्लेन मिलता है और वे तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला प्लेन देखो इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्लेन,
ठीक है, ये वाला प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ये वाला प्लेन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है वो इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, और जो ये वाला प्लेन जो जेड एक्सिस के पैरेलल में है वो क्या है, वो वाई एक्स इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है जो वाई एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्लेन है और तीनों ही प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आइए अब समझ लेते हैं कि ये जो तीन प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्लेन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास प्लेन बन रहा है ना नीचे वाला, ठीक है, ये किस किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के कारण बन रहा है, तो ये एक्स और वाई है ना, इधर वाई है और इधर एक्स है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है, इस प्लेन को क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, इधर क्या है वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और इधर क्या है जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्लेन को हम वाई जेड प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो प्लेन है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये वाले प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्लेन को हम एक्स जेड प्लेन के नाम से जानेंगे। तो जब हम थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर किए तो हमको यहाँ पर तीन प्लेन मिला। ठीक है, और वे तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, कि तीनों प्लेन जो हमको तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिला है, तीनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो हमको तीन प्लेन मिलेंगे वे तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और वे तीनों प्लेन कौन कौन से होंगे, तो एक प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, दूसरा प्लेन वाई जेड प्लेन होगा क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से बन रहा है, और तीसरा प्लेन जो है एक्स जेड प्लेन होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर ये प्लेन बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि पॉइंट को, यदि मेरे पास पॉइंट है कहीं भी, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे फाइंड करना है, अब हम लोग उसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बेसिक चीज़ है जो सभी को आना चाहिए। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम प्लेन में कंसीडर करेंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं पॉइंट। ठीक है, एक बार पॉइंट को हम प्लेन में कंसीडर करेंगे, फिर हम पॉइंट को एक बार हम पॉइंट को स्पेस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहली बार क्या करेंगे, पॉइंट को हम स्पेस में कंसीडर करेंगे, फिर हम पॉइंट को प्लेन में कंसीडर करेंगे, फिर हम पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि तीनों केस में जो कोऑर्डिनेट निकलता है पॉइंट का वो क्या क्या निकलता है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, पहले हम पॉइंट को स्पेस में कंसीडर करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास पॉइंट स्पेस में है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है, स्पेस मतलब हवा में होगा। ठीक है, उसको हम नीचे नहीं रख सकते हैं वरना वो प्लेन में आ जाएगा, इस पर भी नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ये क्या है, ये तो प्लेन है ना, ये तो वाई जेड प्लेन है, ये क्या है वाई एक्स प्लेन है, और ये क्या है एक्स जेड प्लेन है। तो हमको पॉइंट को अभी फिलहाल स्पेस में रखना है, तो हम हवा में कंसीडर करेंगे प्लेन को, सॉरी पॉइंट को। अभी फिलहाल हम पॉइंट को स्पेस में कंसीडर किए हुए हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो मेरा मार्कर का जो पॉइंट है, मार्कर का जो पॉइंट है वो जो है पॉइंट को डिनोट करेगा स्पेस में। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा पॉइंट है, ठीक है, स्पेस में है, यहाँ पर मेरा पॉइंट है। यदि सोचो मेरे पास जो पॉइंट स्पेस में खड़ा है, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना होगा, क्या उसके कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे, वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे और जेड कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं,
तो यदि हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या है कि हम उस पॉइंट से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर हवा में, ठीक है, हवा में है, स्पेस में है। तो यदि कोई पॉइंट स्पेस में है ना, तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। उसके एक्स में भी कुछ वैल्यू होंगे, वाई में भी कुछ वैल्यू होंगे और जेड में भी कुछ वैल्यू होंगे। ठीक है, तो यदि मेरे पास कोई पॉइंट स्पेस में है तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का भी होगा और जेड का भी होगा। ठीक है, क्योंकि यदि मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है स्पेस में, तो यहाँ पर है, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन वाई पर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन वाई पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या हुआ, कुछ वाई का वैल्यू मिला, वाई का वैल्यू मिला। पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है स्पेस में। ठीक है, हमको देखना है कि क्या इस पॉइंट का कुछ एक्स में कुछ वैल्यू है कि नहीं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि हम ड्रॉ करने में सफल हो पाते हैं तब इसका कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू होगा। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पे मेरा मार्कर का जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है, उसी पर हमारा पॉइंट है। ठीक है, पी, उस पॉइंट को हम पी मान लिए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा मार्कर स्पेस में मार्कर का जो पॉइंट जहाँ पर आप लोग को दिख रहा है उसी पर मेरा पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पी से यदि हम एक्स एक्सिस पर ऐसे देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू यहाँ वाला मिल रहा है। ठीक है, तो ऑरिजिन से यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको एक्स का वैल्यू मिला। यदि हम स्पेस में मेरे पास ये पॉइंट है यहाँ, तो ऐसे हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑरिजिन से यहाँ तक कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू मिला। ठीक है, इसके बाद पॉइंट मेरे पास यहाँ है स्पेस में, तो यहाँ से हम ऐसे जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑरिजिन से हमको कुछ ना कुछ जेड का वैल्यू मिला। ठीक है, तो यदि पॉइंट स्पेस में है तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि यदि पॉइंट स्पेस में है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के वैल्यू होते हैं। ठीक है, एक्स में भी होंगे, वाई में भी होंगे, जेड में भी होंगे, उसके कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस जीरो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक्स पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऑरिजिन से हमको एक्स का वैल्यू मिलता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा हम ऑरिजिन से फाइंड करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से यदि हम वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको कुछ वाई का भी वैल्यू मिलता है ऑरिजिन से। ठीक है, और हम वहाँ से जेड पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं स्पेस में है तो। ठीक है, तो ऑरिजिन से हमको जेड का भी वैल्यू मिलता है। तो अब आइए अब समझते हैं कि यदि पॉइंट, ठीक है, प्लेन में हो तब उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग प्लेन में पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये है मेरे पास x और ये है y। कहने का मतलब है ये जो प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये है मेरे पास x और ये क्या है y, तो ये जो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो अब सोचो, अब हम पॉइंट को स्पेस में नहीं रख रहे हैं, अब हम पॉइंट को प्लेन में रख रहे हैं। पहली बार हम पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, पहले हवा में था, पहले पॉइंट हवा में था, लेकिन अब पॉइंट जो है स्पेस में था, हवा मतलब स्पेस में था, अब पॉइंट प्लेन पर आ गया है। ठीक है, अभी फिलहाल पॉइंट को हम किस प्लेन में कंसीडर किए हुए हैं, तो हम एक्स वाई प्लेन में पॉइंट को कंसीडर किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है इसका क्या क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू हो सकता है। तो देखो पॉइंट यहाँ पर है, तो हमको यदि हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा एक्स में, वो इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा एक्स का। ठीक है, एक्स का वैल्यू, इस पॉइंट का एक्स का वैल्यू। ठीक है, ऑरिजिन से यहाँ तक का जो होगा वैल्यू वही हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको इस पॉइंट का y का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू चाहिए, तो हम प्रत्येक एक्सिस पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको इस पॉइंट का x एक्सिस का वैल्यू चाहिए था, तो ये था मेरे पास x एक्सिस, तो इस पॉइंट से हम x एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ये पॉइंट यहाँ अगर यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ 5 है यूनिट डिस्टेंस, तो x में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट का y का वैल्यू चाहिए, y एक्सिस का वैल्यू चाहिए, तो अब हम इस पॉइंट से y कोऑर्डिनेट एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा यूनिट में, मान लो कि 6 मान लो। ठीक है, तो y में 6 यूनिट हो जाएगा। अब सोचो, क्या हम इस पॉइंट से z एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो जैसे ही हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये जाकर ऑरिजिन में मिल जाता है। नीचे तो ऑरिजिन है ना, यहाँ पे ऑरिजिन है, क्योंकि y और x और z तीनों इसी पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो ये तो ऑरिजिन है। तो इस पॉइंट से जैसे ही हम परपेंडिकुलर लाइन z एक्सिस पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो जाकर ऑरिजिन से मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि z का जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ से हमको पता चला कि यदि कोई पॉइंट XY प्लेन में होगा ना, तो उसका x का वैल्यू कुछ होगा, क्योंकि उस पॉइंट से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। उस पॉइंट का y का वैल्यू भी कुछ होगा, क्योंकि उस पॉइंट से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पॉइंट से z एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो वो जाकर ऑरिजिन से मिल जा रहा है, इसलिए इसके z का वैल्यू 0 होगा। तो अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि कोई पॉइंट XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो सकता है? ठीक है, यदि कोई पॉइंट XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, तो उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं, यदि पॉइंट ये है y, पलट दिए हैं। ठीक है, ये है y और ये था z, तो ऐसे कर देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये क्या है y और ये क्या है z। अब देखो पॉइंट जो है, ठीक है, पॉइंट जो है, अब हम z, ये क्या है y और z। ठीक है, ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो गया? तो yz प्लेन हो गया, या zy प्लेन बोलो, yz प्लेन बोलो या zy प्लेन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। ठीक है, क्योंकि z और y कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर ये प्लेन बन रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल पॉइंट जो है हमारे पास, ये जो पॉइंट है वह किस प्लेन में है? तो ZY प्लेन में है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ZY प्लेन में कंसीडर किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि यदि मेरे पास पॉइंट ZY प्लेन में है, तो उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, किस कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा? x का होगा, y का होगा, z का होगा। जैसे यदि पॉइंट XY प्लेन में था, तो हमको पता चला कि z कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, x में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन जो z का कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा ना, वो 0 होगा। कब? जब पॉइंट XY प्लेन में था तब। अभी फिलहाल पॉइंट को हम YZ प्लेन में कंसीडर किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट का किस कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस पॉइंट से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो हमको y में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो नंबर होगा ना, वही क्या हो जाएगा? z का वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट का। लेकिन अब हम इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये है x एक्सिस, तो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये जाकर ऑरिजिन से मिल जा रहा है, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है, क्योंकि ऑरिजिन पर x y z तीनों का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो हमको पता चला कि यदि कोई पॉइंट YZ प्लेन में है ना, YZ प्लेन में है, तो उसके x का वैल्यू 0 होगा, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो YZ प्लेन में यदि कोई पॉइंट है, तो ठीक है,
उसके एक्स का वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और जेड का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। कहने का मतलब है वाई जेड का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो अब आइए अब समझते हैं, एक्स वाई प्लेन ले चुके हैं, वाई जेड प्लेन ले चुके हैं, अब कौन सा प्लेन बचा हुआ है? तो एक्स वाई प्लेन बचा हुआ है, सॉरी एक्स जेड प्लेन बचा हुआ है। तो एक्स जेड प्लेन को देखते हैं। तो देखो ये है मेरे पास एक्स, ये क्या है एक्स, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये है मेरे पास जेड एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस, ये क्या है, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस, ठीक है। अब हम पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं, कहने का मतलब है एक्स जेड प्लेन में पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। तो हमको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए, तो तरीका क्या है फाइंड करने का, हम उस पॉइंट से प्रत्येक एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यही तरीका है। तो पहले हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमको एक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जब हम इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो वो जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो जेड में हमको मिलेगा। लेकिन जब हम इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं ना, तो वो जाके ऑरिजिन से मिल जा रहा है, ऑरिजिन से मिल जा रहा है, ठीक है, और ऑरिजिन पर वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमको पता चला कि यदि कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है ना, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यदि पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा और जेड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हम इस कंक्लूजन को देखकर हम अपना थिंकिंग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को देखकर हम कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पर है, जेड तो है नहीं, तो यदि जेड नहीं है तो जेड का वैल्यू 0 होगा। यदि कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, तो इसमें एक्स तो है नहीं, एक्स तो नहीं दिख रहा है, केवल वाई जेड प्लेन दिख रहा है, मतलब वह प्लेन जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक्स एक्सिस शामिल नहीं है, तो इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। वह प्लेन जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बना हुआ है उसमें वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है, उस प्लेन को बनाने में वाई एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसीलिए उस प्लेन पर कोई पॉइंट लाई करता है, एक्स जेड प्लेन पर कोई पॉइंट लाई करता है, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे दिखा था कि एक्स वाई प्लेन को बनाने में केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हाथ था, जेड एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसीलिए एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट लाई कर रहा था, ठीक है, वो प्लेन बोला, एक्स वाई प्लेन बोला कि भाई तुम्हारा जेड एक्सिस का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो तुम्हारा यदि तुम एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हो तो आपका केवल एक्स और वाई का वैल्यू ही होगा, जेड का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे अब पता चल गया होगा आप लोग को कि एक्स वाई प्लेन है तो जेड का वैल्यू 0 होगा, वाई जेड प्लेन है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स जेड प्लेन है तो वाई का वैल्यू 0 होगा, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आप लोग को यहाँ तक तो पता चल गया, ठीक है। अभी हम क्या क्या डिस्कस किए, अभी हम डिस्कस किए हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते किसको हैं, तो 3 लाइंस होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं स्पेस में, ठीक है, उसी 3 लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो फिलहाल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। 2 तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास 10th में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक पोलर भी होता है जो कि क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 10th में, ठीक है, उसका कुछ नामो निशान नहीं है।
तो ये जो आप लोग को एक्सिस दिख रहा है ना, एक्स में, जेड में और वाई में, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है ना, वो रेक्टेंगुलर प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये जो प्लेन बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप का बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है। ऊपर वाला प्लेन भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का प्लेन है। इधर वाला प्लेन भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का प्लेन है। तो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से रेक्टेंगुलर प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीनों प्लेन रेक्टेंगुलर शेप के हैं। एक्स और जेड से जो प्लेन बना एक्स जेड प्लेन, एक्स और वाई से जो प्लेन बना एक्स वाई प्लेन, जेड और वाई से जो प्लेन बना वाई जेड प्लेन, ये तीनों ही रेक्टेंगुलर शेप के प्लेन है। इसीलिए हम इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम तीन प्लेन का फॉर्मेशन देखें कि ये तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब आप निगेटिव एक्स एक्सिस से भी देख सकते हो, ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस से भी देख सकते हो। जैसे ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव वाई है, तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, निगेटिव वाई होगा। ये क्या है, पॉजिटिव जेड है, तो इधर क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे क्या होगा, निगेटिव जेड होगा, ठीक है। तो निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, निगेटिव जेड से भी आप लोग को तीन प्लेन का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, बस मेरा मकसद था केवल आप लोग को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देना कि तीनों हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, ठीक है, और कैसे तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, उन तीनों एक्सिस से तीन प्लेन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद यदि कोई पॉइंट स्पेस में है तो उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या एक्स वाई जेड के कुछ कुछ वैल्यू होंगे या किसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। तो अभी हम देखें, यदि कोई पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके एक्स के भी वैल्यू होंगे, वाई के भी वैल्यू होंगे और जेड के भी वैल्यू होंगे। लेकिन यदि कोई पॉइंट प्लेन में लाई करता है ना, स्पेस के वजह, यदि वह प्लेन में लाई करता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो उसके एक्स के तो कुछ वैल्यू होंगे, वाई के भी वैल्यू होंगे, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। यदि कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो उसके एक्स के वैल्यू 0 होंगे, वाई में कुछ होंगे, जेड में कुछ होंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक, ठीक है। अब हम लोग एक थोड़ा सा बस डिस्टेंस फार्मूला देखकर क्लास को कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th पर, ठीक है, क्लास 10th के लेवल पर आते हैं और देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला, पहला फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th से रिलेटेड। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जैसे मान लो, ठीक है, क्लास 10th में केवल एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ना है, जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन क्लास 10th के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम जेड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे चुके हैं जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, केवल एक्स और वाई एक्सिस के बारे में ही जिक्र करते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ऊपर मेरे पास वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पर एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई पॉइंट P है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अभी हम जो प्लेन बन रहा था, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो तीन प्लेन बन रहे थे वो हम आप लोग को दिखाए हुए थे कि वो प्लेन किस तरह का होता है, ठीक है, और वे तीनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उस पॉइंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स में वैल्यू होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू वाई में होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट मेरे पास है
इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का एक्स में जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है एक्स में, हम लोग हमेशा ऑरिजिन से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट का हमको एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। तो हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है किसी भी पॉइंट का, तो हम उस पॉइंट से प्रत्येक एक्सिस पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार क्या किए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स में हमको मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, तो पॉइंट ए का जो x में वैल्यू हो गया वो x1 हो गया। हम उस पॉइंट से अब y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही a का y में वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट का y का वैल्यू कितना हो गया, y1 हो गया। अब देखो एक पॉइंट और लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो दो पॉइंट के बीच का फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर, ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो पॉइंट बी जो है, ठीक है, पॉइंट बी के भी कुछ ना कुछ एक्स के वैल्यू होंगे, वाई के वैल्यू होंगे। तो हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो पॉइंट बी का एक्स का वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह x2 है, तो पॉइंट बी के x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब हमको पॉइंट बी के y का वैल्यू चाहिए, तो हम पॉइंट बी से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं कि y2 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, तो b के y का वैल्यू कितना होगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको देखो a के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है, b के कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है, और हमको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी पाथ का डिस्टेंस कितना है वो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब आप लोग को, ठीक है, किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन हो और दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम b के कोऑर्डिनेट को लिखे हैं, इसके बाद a के कोऑर्डिनेट को लिखे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा b के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को ही लिखेंगे। पहले x2 किसका है, b का है, y2 किसका है, b का है, ठीक है। तो हम ए बी डिस्टेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले हम a के कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। यदि हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें प्लस में y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करें, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये दोनों फार्मूला से आंसर सेम आएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर देना तुम लोग कि यहाँ पे x2 माइनस x1 लेना, यहाँ पर x2 लिए हुए हो पहले, मतलब b का वैल्यू लिए हुए है पहले, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, y1 माइनस y2 कर दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यदि शुरू में आप b कोऑर्डिनेट को लिए हुए है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में b कोऑर्डिनेट के वैल्यू को ही लेना y में, ठीक है। यदि यहाँ पर a कोऑर्डिनेट के वैल्यू को लिए हुए हो x1, ठीक है, तो अगला बार भी पहले a कोऑर्डिनेट के वैल्यू को ही लेना y1, ठीक है। तो अब देखो हमको ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखो ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये इसको हम नाम देते हैं सी। तो अब देखो ए सी कितना वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना है, x1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना है, x2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ से यहाँ में से यहाँ से यहाँ, ठीक है, इतना में से इतना के वैल्यू को घटा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू AC कितना मिलेगा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है y2, तो कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस y2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी y2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y में वो है y1, a के लिए जो था, ठीक है। तो हमको यदि इतना डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। हम क्या किए, y2 में से इतना y2 था, y2 में से इतना y1 को हटा दिए, तो हमको ये डिस्टेंस मिल गया y2 माइनस y1। y2 में से इस y1 को घटा देंगे तो हमको जो डिस्टेंस AC का मिलेगा वो क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 मिलेगा, ठीक है। तो हमको BC कितना मिला, y2 माइनस y1 मिला, AC कितना मिला, x2 माइनस x1 मिला। यदि हमको AB निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो AB जैसे ही निकालते हो तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर के, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, ठीक है। BC का वैल्यू हमको कितना पता है, इतना पता है y2 माइनस y1, तो पुट कर दो, हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। AC का वैल्यू कितना, x2 माइनस x1, तो AC का वैल्यू पुट कर दो x2 माइनस x1, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो अब इसको रीअरेंज कर दो और इसको लिख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये निकला AB के डिस्टेंस। तो हमको यदि दो पॉइंट प्लेन में गिवन है और दोनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू पता है, उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है, तो हम दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूला से सेम आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो थोड़ा सा, ठीक है, 2-4 मिनट का जो थ्योरी रह गया उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।